मैं पंकज कुमार लॉ दर्पण में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक विधि की विचारधारा के बारे में, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे इन चार चीज़ों के बारे में। पहला, सामान्य। दूसरा, प्राकृतिक विचारधारा के मुख्य पक्ष। तीसरा, प्राकृतिक विधि की विचारधारा की आलोचना के बारे में। और चौथा, प्राकृतिक विधि के सिद्धांत की वर्तमान स्थिति क्या है। तो इस विचारधारा के अंतर्गत हम इन चार चीज़ों का अध्ययन करेंगे। राइट, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, प्राकृतिक विधि विचारधारा के मुख्य चिंतक कौन कौन हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण नाम हैं ह्यूगो ग्रोसियस, इमैनुअल कांट, हॉब्स, लॉक, हीगेल, टॉमस एक्विनास, स्पिनोजा तथा प्यूफेनडॉर्फ आदि। ये सभी विधिशास्त्री प्राकृतिक विधि विचारधारा के मुख्य चिंतक हैं। दूसरा पॉइंट, प्राकृतिक विचारधारा को नीति शास्त्रीय विचारधारा या तत्वमीमांसीय विचारधारा या दार्शनिक विचारधारा भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, प्राकृतिक विधि का क्या मतलब है। तो देखिए, प्राकृतिक विधि का तात्पर्य प्रकृति प्रदत्त उस विधि से है जिसका महत्व मानवीय विधि की अपेक्षा अधिक है। प्राकृतिक विधि को तमाम नामों जैसे मानवीय विधि, ईश्वरीय विधि, नैतिक विधि, सार्वभौमिक विधि, शाश्वत विधि आदि नामों से पुकारा जाता है। चौथा पॉइंट, 17वीं शताब्दी तक प्राकृतिक विचारधारा का स्वरूप धार्मिक था। आगे चलकर यह विचारधारा मानवीय प्रकृति में विद्यमान न्याय, सद्भावना, विवेक तथा तर्क पर आधारित हो गई। यह विचारधारा विधि को आदर्शों से संबद्ध करती है तथा इन आदर्शों की प्राप्ति को ही विधि का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट मानती है। नैसर्गिक विधि का सिद्धांत उस उद्देश्य का अन्वेषण करता है जिसके लिए विधि विशेष निर्मित की गई है। यह विचारधारा विधि की ऐतिहासिक या बौद्धिक अंतर्वस्तु पर विचार नहीं करती। मानवीय तर्क या विवेक को महत्व देते हुए यह विचारधारा विधि को मानव तर्क का उत्पाद घोषित करती है। विधि का उद्देश्य मानवीय व्यक्तित्व का उन्नयन तथा श्रेष्ठीकरण है। मानव व्यक्तित्व की पूर्णता विधि का अंतिम उद्देश्य है। पांचवा पॉइंट, नीति शास्त्र भी मानव को सद्गुणी बनाने तथा उसे पूर्णता प्रदान करने का उद्देश्य रखता है। इस प्रकार प्राकृतिक विचारधारा तथा नीति शास्त्र की विषय वस्तु में यहाँ समानता है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक विचारधारा के मुख्य पक्ष के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, प्राकृतिक विधि सार्वभौमिक है, यह चिरस्थायी व बाध्यकारी है। दूसरा पॉइंट, मानव को सदैव सदाचरण करना चाहिए, यह प्राकृतिक विधि का कहना है। तीसरा, प्राकृतिक विधि प्राकृतिक या ईश्वरीय आदेश है, यह एक सार्वभौमिक तथा अपरिवर्तनशील अपेक्षा है। चौथा पॉइंट, विधि का आदि तथा अंत राज्य की भौतिक शक्ति द्वारा शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना है। पांचवा पॉइंट, आचरण विषयक नियमों में मानव मात्र के मध्य सहमति ऐसे नियमों के उचित तर्क से उद्भूत होने का प्रमाण है। अगला पॉइंट, छठा, आज्ञा पालन विधि का मूल मंत्र है। मानव ने आज्ञाकारी होना प्राकृतिक विधि से ही सीखा है। सातवां पॉइंट, प्राकृतिक विधि उचित तर्क की उद्घोषणा है। प्राकृतिक विधि यह निर्धारित करती है कि कोई कार्य तर्कसंगत तथा प्रकृति के अनुरूप है या नहीं।
किसी कार्य के नैतिक आधार या उसकी नैतिक आवश्यकता का निर्धारण प्राकृतिक विधि से होता है। अगला पॉइंट 8वां, अंतर्राष्ट्रीय विधि की वैधता का आधार भी प्राकृतिक विधि ही है। 9वां पॉइंट, पर्सनल लिबर्टी यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूल आधार भी प्राकृतिक विधि ही है। राइट। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक विधि की विचारधारा की आलोचना के बारे में। सबसे पहला पॉइंट देखिए, प्राकृतिक विधि की कोई निश्चित परिभाषा तो है नहीं। कुछ विद्वान इसको ईश्वरीय इच्छा कहते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसको मानव में अंतर्निहित तर्क कहते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे सद्विवेक भी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्राकृतिक विधि क्या है, इसकी कोई भी निश्चित परिभाषा नहीं है। दूसरा पॉइंट देखिए, प्राकृतिक विधि के समर्थकों का यह विचार है कि प्राकृतिक विधि सार्वभौमिक तथा चिरस्थायी है। मतलब कहने का मतलब यह है कि प्राकृतिक विधि के समर्थक ये मानते हैं कि जो प्राकृतिक विधि है ये बदली नहीं जा सकती। तो प्राकृतिक विधि के समर्थकों का यह विचार स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वास्तव में विधि का जो स्वरूप होता है वह देश काल के अनुसार परिवर्तनशील है। यानी कि जो विधि है वो देश काल के अनुसार परिवर्तनशील है, मतलब बदलती रहती है। राइट। तीसरा पॉइंट, नैसर्गिक विचारधारा विधि के आज्ञापक स्वरूप को स्वीकार नहीं करती। वास्तव में आज विधि निर्माण राज्य द्वारा किया जाता है। राज्य विधि ही न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय विधि है। परिवर्तनीय मतलब लागू होने वाली विधि है। राज्य विधि का उल्लंघन दंडनीय है। नैतिक व दैवीय विधि का पालन या उल्लंघन विधि की दृष्टि से लगभग अर्थहीन सा है। राइट। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक विधि के सिद्धांत की वर्तमान स्थिति के बारे में। देखिए, 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में विश्लेषणात्मक विचारधारा के उत्कर्ष के साथ ही प्राकृतिक विधि का सिद्धांत मानव पृष्ठभूमि में चला गया था। 20वीं शताब्दी में प्राकृतिक विचारधारा का पुनरुत्थान हुआ। अब मानव अधिकारों पर बल दिया जाने लगा। मूल अधिकार के रूप में मानव की निजी स्वतंत्रता तथा उसके अन्य अधिकारों को सभी आधुनिक संविधानों में सम्मानजनक स्थान दिया जाने लगा। क्रमशः लोकतंत्र को एक प्रगतिशील शासन प्रणाली के रूप में मान्यता मिली। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अस्तित्व में आई। इन सभी ने प्राकृतिक विधि के मूल तथ्यों को ही किसी न किसी रूप में आत्मसात किया है। मानव गरिमा, मानवाधिकार, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व में अंतर्निहित दर्शन किसी न किसी रूप में प्राकृतिक विधिक विचारधारा का ही अंगीकरण है। राइट। नेचुरल लॉ स्कूल यानी कि प्राकृतिक विधि की विचारधारा से संबंधित लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार।